नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 12th की हिंदी। क्लास 12th की हिंदी में हम आपकी आरोह पाठ्य पुस्तिका भाग 2 को पढ़ रहे हैं और इसमें हमने पिछले सेशन में चैप्टर 8 तक, यानी कि जो काव्य खंड में चैप्टर 8 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। जो हमने पिछले सेशन में लक्ष्मण मूर्छा और राम विलाप से संबंधित पाठ से जुड़े हुए प्रश्नोत्तर भी हम कर चुके थे। आज हम शुरू करेंगे आपका 10th चैप्टर जो है। 9th वाला चैप्टर हम बाद में लेंगे, शायद ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। और इस बार हम पढ़ेंगे आपका 10th चैप्टर। ये उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखी गई एक कविता है, जो कि छोटा मेरा खेत और बगुलों के पंख नामक दो यहाँ पर जो कविताएं हैं आपको दी गई है। तो यहाँ पर जो छोटा मेरा खेत चौकोना एक जो कविता है ये आपको दी गई है। तो इसमें उमा शंकर जोशी जी द्वारा बताया गया है कि किस तरह एक आंधी आने के बाद उन्होंने जो एक पेज है, चौकोर पेज है, उसको खेत की संज्ञा दी है। उन्होंने कहा है कि वो उस खेत के समान उन्हें प्रतीत हो रहा है, जहां पर भावनात्मक जो आंधी है उसके आने के बाद शब्दों को लिखा जाता है। उस ठीक उसी प्रकार जैसे कि आंधी आने के बाद खेत में कोई बीज जो है डल जाता है और फिर उसके अंकुर धीरे धीरे फूटने लगते हैं। तो बहुत छोटी सी कविता है और बहुत प्यारी सी कविता है। आप इसको ध्यान पूर्वक सुनिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो शुरू करेंगे आज का सेशन। मैं आपको भावार्थ भी बताऊंगी और आप इसको अपनी कॉपी में भी साथ के साथ लिख सकते हैं। तो चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ। पाठ शुरू करने से पहले हम उमा शंकर जोशी जी के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, उनके जीवन परिचय को जानेंगे कि उमा शंकर जोशी जी का जन्म सन 1911 गुजरात में हुआ था और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है विश्व शांति, गंगोत्री, निशिथ, प्राचीना, आतिथ्य, वसंत वर्षा, महाप्रस्थान, अभिज्ञा, सपना भार, ये सारी इनकी एकांकियां हैं। और फिर उसके बाद सपना भारा और शहीद, ये इनकी कहानियां हैं। श्रावणी मेणो और विसामो, ये इनके उपन्यास है। और पारका जन्या और निबंध है। गोष्ठी, उघाड़ी बारी, क्लांकित कवि, महाराष्ट्र सानेट, स्वप्न प्रयाण, ये इनके संपादन है। सन 1947 से संस्कृत पत्रिका का संपादन इन्होंने किया और निधन इनका 1988 में हो गया था। कुछ इन्होंने यहाँ पर कुछ पंक्तियां अपनी लिखी है। तंग आ गया हूं बड़ों की अल्पता से, जी रहा हूं देखकर छोटों की बढ़ाई। और इनके बारे में कुछ और चीजें हम पढ़ेंगे, जैसे 20वीं सदी की गुजराती और साहित्य को नई भंगिमा और नया स्वर देने वाले उमाशंकर जोशी का साहित्यिक अवदान पूरे भारतीय साहित्य के लिए के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनको परंपरा का गहरा ज्ञान था। कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम और भवभूति के उत्तर रामचरित का उन्होंने गुजराती में अनुवाद किया और ऐसे अनुवाद गुजराती साहित्य की अभिव्यक्ति क्षमता को बढ़ाने वाले थे। बतौर कवि उमाशंकर जोशी जी ने गुजराती कविता को प्रकृति से जोड़ा, आम जिंदगी के अनुभवों से परिचित कराया और नई शैली दी। जीवन के सामान्य प्रसंगों पर सामान्य बोलचाल की भाषा में कविता लिखने वाले भारतीय आधुनिकतावादियों में अन्यतम है जोशी जी। कविताओं के साथ साथ साहित्य की दूसरी विधाओं में भी उनका योगदान बहुमूल्य है, खासकर साहित्य की आलोचना में
और निबंधकार के रूप में गुजराती साहित्य में बेजोड़ माने जाते हैं उमाशंकर जोशी जी उन साहित्यिक व्यक्तित्व में से हैं जिनका भारत की आजादी की लड़ाई से रिश्ता रहा है और आजादी की लड़ाई के दौरान वे जेल भी गए हैं। तो इस तरह उमाशंकर जोशी जी जो है वो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों में भी आते हैं और एक महान कवि भी वो रहे हैं। और आज हम इन्हीं के द्वारा लिखी गई कविता जो है छोटा मेरा खेत, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया जो यहाँ पर कवि ने जो यहाँ पर कविता दी गई है छोटा मेरा खेत, ये उमाशंकर जोशी जी द्वारा रचित उनके काव्य संग्रह निशिथ से संकलित की है। और यहाँ पर कवि ने कर्म को खेती के रूप में प्रस्तुत किया है। कर्म करने को, जिस तरह खेती करना एक कर्म है, उसी तरह जो अपने काम है, अपना जो वो लेखन क्रिया करते हैं उसको, कर्म को खेती के रूप में उन्होंने अपने कर्म को जो वो करते हैं वो उन्होंने खेती करने के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है। और कागज को उन्होंने एक चौकोर पन्ना जो कि खेत के समान उन्हें प्रतीत हो रहा है वो बताया है। और इसी खेत में देखिए जो यहाँ पर उन्होंने खेत की बात की है, इसी खेत में भावनात्मक आंधी आने से किसी क्षण जब उन्होंने एक बीज बोया, और ये बीज रचना, विचार, अभिव्यंजना का हो सकता है, किसी भी चीज का ये बीज हो सकता है, और जो मूल रूप से कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है। ठीक है, और किस चीज का बीज हो सकता है? ये रचना का बीज हो सकता है, विचार का हो सकता है, अभिव्यंजना का हो सकता है, और मूल रूप से ये हमेशा कल्पना का सहारा लेकर विकसित होता है और इस प्रक्रिया में स्वयं गल जाता है। ठीक है, तो इसमें बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही अच्छे तरीके से कवि ने यहाँ पर जो कविता है उसका अनुवाद किया है, उसको लिखा है। तो हम इसको भावार्थ इसका पढ़ेंगे और बाकी चीजें भी इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। भाषा शैली जो है वो बिल्कुल ही सरल है, बहुत ज्यादा सरल है कि यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। यानी कि यहाँ पर कवि ने, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि कवि यहाँ पर कागज के पन्ने को, जो कागज का पन्ना जिसमें वो अपनी रचनाएं लिखते हैं, जिसमें वो अपना लेख लिखते हैं, जिसमें वो अपनी कहानियां लिखते हैं, उसके बारे में कह रहे हैं। और कह रहे हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, और अपनी उस पुस्तिका को, उस कागज के पन्ने को जिसमें वो लेख लिखते हैं, वो उनको एक चौकोर खेत के समान प्रतीत हो रहा है, चौकोर खेत के समान दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि कोई अधड़, कागज का एक पन्ना, यानी कि कागज का जो पन्ना है वो उन्हें खेत के समान प्रतीत हो रहा है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ अर्थात आंधी। ठीक है, जैसे आंधी तूफान अपने साथ बीज को उड़ाकर लेकर आती है, और वो बीज जो है कहीं खेत में गिर जाता है, कहीं खेत में गलती से बोया जाता है या कहीं पर गिर जाता है। और इसी प्रकार जब हृदय में भावनाओं की आंधी आती है, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहां बोया गया। तो जिस प्रकार आंधी में कोई कई तरह के, अलग अलग तरह के बीज, देखिए कई बार होता है कि आप खेत में वो फसल नहीं बोते हैं लेकिन फिर भी वो बीज वहां पर उग जाता है, या वो फसल या खेत दाने बीज वो वहां पर उग जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि आंधी जब आती है तो बहुत सारी चीजें उसके साथ उड़कर आती हैं, और जब वो इस तरह की उपजाऊ भूमि पर गिरती है तो वो उग जाती हैं, उसमें से अंकुर निकल उठते हैं। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि भावनाओं की आंधी कहीं से आई, और
वो क्षण का बीज, जब कवि के हृदय में भावों की आंधी आई, अर्थात भावनात्मक आंधी चली, तब हृदय में विचारों का एक बीज जो है वो गिर गया, या रचना का बीज जो है वो गिर गया। और क्या हुआ कि कल्पना के रसायनों को पी बीज गल गया निःशेष। यानी कि यहाँ पर अब खेत में क्या होता है कि कोई बीज जब डाला जाता है तो फिर उसके साथ जो खेत की खाद है, जैसे कि मैंने कहा उपजाऊ मिट्टी, तो जो खेत में खेत की जो उर्वरक शक्ति है वो उसको क्या करती है, अंकुरित होने में मदद करती है, उसको उगने में हेल्प करती है, उसको रसायन वो देती है उगने के लिए। तो यहाँ पर जो विचारों का बीज आया है, या जो भावनाओं का बीज आया है, या जो कल्पना का बीज आया है, सॉरी, तो भावों का बीज या रचना का बीज जो आया है वो क्या हुआ है, विचारों का बीज जो आया है वो कल्पना के रसायनों को पीकर आया है। यानी कि कल्पना के रसायन उसमें मिले हुए हैं, बीज गल गया निःशेष। यानी कि बीज अब गल चुका है, यानी कि उससे कल्पनाओं से बीज गल चुका है। और उससे क्या हुआ है, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। आपने देखा होगा कि अगर आप कोई भी बीज अगर आप डालते हैं मिट्टी में, तो क्या होता है कि उसका जो छिलका होता है वो उतर जाता है, और आप धीरे धीरे आप देखिएगा, किसी भी बीज को आप जब गमले में डालेंगे या अपने किसी खेत में डालेंगे तो उससे पुष्प का जो उसकी कली होती है, जो उसका अंकुर होता है वो फूट पड़ता है, और वो धीरे धीरे एक छोटे से पौधे में बदलने लगता है, और जो बीज होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि वहीं पे से जड़ें बनना शुरू हो जाती हैं और बाकी सारी चीजें। तो जो बीज हमने डाला गया था वो गल जाता है, और उससे फिर अंकुर आगे को फूटने लगते हैं, पत्तियां आने लगती है, कलियां आने लगते हैं, पुष्प आने लगते हैं, फल आने लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरह कवि भी कह रहे हैं कि कल्पना के रसायनों को पीकर, अभी यहाँ पर विचारों का बीज गिरा है हृदय में, रचनाओं का बीज गिरा है, और कल्पना के रसायनों को पीकर वो बीज जो है वो गल चुका है, और अब शब्दों के अंकुर फूटे हैं उसमें से। और क्या हुआ है, पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। अब धीरे धीरे शब्दों के जो अंकुर हैं वो फूट रहे हैं। यानी कि जो बीज तो गल गया है, और अब उस पर अंकुर फूट पड़े हैं, और छोटा सा जो पौधा है वो नए नए कोमल पत्तों से, नए नए कोमल पुष्पों से, नए नए कोमल कलियों से लद चुका है, और लद कर जो है झुक चुका है, झुक गया है। तो इसी प्रकार जो रचना है, रचना को भी यानी कि लेख को भी, विचारों को भी इसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है, इसी प्रक्रिया और इसी स्थिति से गुजरना पड़ता है कि जब किसी विचार का बीज या रचना का बीज हृदय में पड़ता है तो वो कल्पनाओं की खाद से, कल्पनाओं के रसायन से गलता है, और फिर धीरे धीरे उसमें शब्दों के अंकुर फूटते हैं, और उन्हीं शब्दों पर पल्लव पुष्पों से निमित हुआ विशेष। और बहुत सारी उसमें बहुत सारे रस, बहुत सारे अलंकार, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे उसमें नई नई चीजें उसमें जुड़ने लगती है, यानी कि पल्लव पुष्पों से निमित हुआ। तो यहाँ पर झूमने लगे फल, रस अलौकिक। अब क्या है, फल झूमने लगे हैं, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती रोपाई क्षण की। यानी कि जब यहाँ पर बताया कि हृदय में जो विचार रूपी बीज जो है वो आता है, वो कल्पना का आश्रय लेकर विकसित रूप ले लेता है, विकसित हो जाता है, और एक विकसित रचना का रूप ले लेता है। और क्या होता है कि यह जो बीज है, रचना का बीज, अब वो अभिव्यक्ति का माध्यम बन जाता है। यानी कि क्या होता है कि मनुष्य अपने विचारों को किस किस प्रकार से व्यक्त करता है, मनुष्य अपने विचारों को बोलकर व्यक्त करता है, लिख कर व्यक्त करता है, संकेतों से व्यक्त करता है। तो अब जो रचना और विचार का बीज उसके हृदय में पड़ा था, कल्पनाओं की खाद से जो एकदम अंकुरित हो गया है, लहलहा रहा है, उसमें बहुत सारे रस जो है, बहुत सारे फल जो है, अमृत धाराएं अब उसमें फूट पड़ी हैं, वो
सुसज्जित हो गया है रसों से, अलंकारों से और भी बहुत सारी चीजों से। तो जो अब ये विकसित रूप रचना ने लिया है, ये विकसित रूप रचना का ही अब अभिव्यक्ति की जो है अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो बन गया है। यानी कि अब उस पर उसमें अभिव्यक्त होने की जो क्षमता है वो बढ़ गई है। कटाई अनंतता की, रुपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होती। तो यहाँ पर क्या है, जिस प्रकार हम प्रकृति जो है, प्रकृति ने हमारे लिए एक नियम बनाया है कि हम हर बार बीज डालते हैं, बीज उगता है, हम कटाई करते हैं, फिर हम बीज डालते हैं, फिर बीज उगता है, फिर हम कटाई करते हैं। तो एक निरंतर चलने वाली ये प्रक्रिया है, ये कभी समाप्त होने वाली प्रक्रिया नहीं है। अगर हम अच्छे से अच्छे से खेत में बीज बोएं, उसकी केयर करें, उस पर खाद डालें, तो प्रकृति की ये देन है कि वो कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी तरह रोपाई क्षण की, यानी कि एक कुछ टाइम लगता है रोपाई करने में, लेकिन हम साल भर, जब हम एक बार रोपाई करते हैं तो जब धान उगता है तो हम उसको साल भर खाने के लिए स्टोर कर देते हैं, साल भर के खाने के लिए हमारा हो जाता है। तो बिल्कुल वही बात यहाँ पर कही गई है कि विचार रोपाई क्षण की, यानी कि थोड़ा सा उस समय जो बीज बोने में, विचार आने में एक क्षण लगा था, एक टाइम थोड़ा सा लगा था, लेकिन कटाई जो है वो अनंतता की है। यानी कि हमेशा जब रचना में शब्दों के अंकुर फूट पड़ते हैं तो क्या होता है, रचना जो है वो संपूर्ण रूप धारण कर लेती है। और इससे क्या होता है कि अब पौधा झूमने लगता है, उस पर फल लग जाते हैं, उसमें रस समा जाता है और रस की अमृत धाराएं फूटने लगती है। और इसी प्रकार जब हम साहित्य की रचना करते हैं तो साहित्य की रचना में भी अलौकिक रस धाराएं फूटने लगती है, और वो उस एक क्षण की रोपाई का ही परिणाम है कि जब साहित्यिक रचनाओं से भी अमृत धाराएं निकलने लगती है कि एक बार बस एक विचार आया एक क्षण के लिए और उसने इतने बड़े साहित्य की रचना कर दी, और जिसको लूटते रहने से जरा भी जो कम नहीं होता है। यानी कि उसको आप जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, जितना पढ़िए, आपका केवल ज्ञान ही बढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। आप चाहे कितना भी लुटाइए, कितने लोगों को बढ़ाइए, कुछ भी कीजिए, लेकिन इससे क्या होगा कि लूटते रहने से जरा भी कम नहीं होगी। यानी कि वो केवल और केवल आपके ज्ञान को बढ़ाएगा, ना कि कम करेगा। रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चकोना। तो यहाँ पर कवि कहते हैं रस का अक्षय पात्र सदा का। अक्षय पात्र शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो अक्षय पात्र क्या होता है? अक्षय पात्र जो होता है कि एक बार आपने कहानी अपनी सुनी होगी, अभी आप क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, आपने अपने जीवन में अपने माता पिता से, अपने बड़े बुजुर्गों से या टीवी टेलीविजन में आपने ये जरूर देखा या सुना होगा कि जब एक बार जो द्रौपदी जी हैं वो वनवास की टाइम अवस्था में थी, और उस समय उन्हें श्री कृष्ण ने उनसे कहा, उनके पास ऋषियों का एक बहुत बड़ा ऋषि का एक बहुत बड़ी रैली आ गई कि वहां पर आज हम यहीं पर भोजन करेंगे, देवी आप भोजन बना कर रखिए। तो अब क्योंकि वो जंगल में रह रहे थे और उनके पास भोजन की इतनी ज्यादा व्यवस्था नहीं थी, और उन्होंने कहा कि हम नदी पर स्नान करने जा रहे हैं, तब तक आप भोजन बनाकर रखिए। तो अब क्योंकि द्रौपदी जी वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी, और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़े और कहा कि भगवान आज आप मेरी लाज बचाइए, आज मेरी रक्षा कीजिए आप किसी तरह से। तो भगवान भी प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मुझे भूख लगी है और आप मुझे भोजन करने को दीजिए। तो द्रौपदी जी परेशान हो गई, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं, मैं खुद परेशान हूं और आपको मैंने इसीलिए पुकारा है कि मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है। तो उन्होंने कहा आप भोजन तो लेकर आइए, अब मैं देखता हूं कि उसमें कुछ है, आप बर्तन तो लेकर आइए, मैं देखता हूं कि उसमें कुछ है या नहीं है। तो जैसे ही श्री कृष्ण ने बर्तन के अंदर हाथ
डाला तो उसमें उन्हें एक चावल का दाना मिला और उन्होंने उस चावल के दाने को खाया तो उन 7,000 जो ऋषियों की फौज थी सबका पेट जो है भर गया। तो इस तरह का होता है अक्षय पात्र, यानी कि जिसमें कभी भी भोजन जो है समाप्त नहीं होता है, जिसका भोजन कभी भी खत्म नहीं होता है, कभी भी जिसका भोजन समाप्त नहीं होता है। तो इस तरह के पात्र को अक्षय पात्र यहाँ पर कहा है। तो कवि अपनी उस कविता, उस विचार को, उस रचना को, उस साहित्य को कहा है कि रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। यानी कि जिस पर वो अपनी उस रचना को लिख रहे हैं, जिस पेज पर वो, जिस कागज पर अपनी उस रचना को लिख रहे हैं, उन्होंने उसको क्या कहा है? रस का अक्षय पात्र, जिसमें से रस जो है, आनंद जो है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता है। तो कवि कह रहे हैं कि इस तरह का मेरा एक छोटा सा खेत है चौकोना। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि जिस तरह जब यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ये एक क्षण की रुपाई का ही परिणाम है कि कटाई जो है इसकी अनंतता तक की है और लूटते रहने से ये कभी भी कम नहीं होती है। और यहाँ पर क्या कहा है कि इसी प्रकार, बिल्कुल ठीक इसी प्रकार साहित्य भी कालजयी होता है और असंख्य पाठकों द्वारा बार बार पढ़े जाने पर भी उसकी लोकप्रियता जो है हमेशा बढ़ती ही है, कभी भी कम नहीं होती है। और जिस तरह खेत में पैदा होने वाला अन्न तो कुछ समय बाद समाप्त हो जाता है और फिर हमें उस प्रक्रिया को दोहराना पड़ता है, किंतु साहित्य का रस जो है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है, कभी भी नहीं चुकता है, कभी भी खत्म नहीं होता, ठीक उसी प्रकार बना रहता है हमेशा के लिए। और ऐसा ही मेरा ये एक छोटा सा खेत है, एक ऐसा ही मेरा ये कागज का पन्ना है। तो बच्चों, आपने देखा कि उमा शंकर जोशी जी द्वारा लिखी गई ये कविता छोटा मेरा खेत चौकोना, क्योंकि है ये कविता बहुत छोटी लेकिन बहुत सारी बातें इस कविता में, इस कविता की कुछ पंक्तियां हमें बता देती हैं कि किस तरह जो एक साहित्य है वो कभी न समाप्त होने वाला एक ज्ञान है, जिसको हम जितना ज्यादा पढ़ेंगे, जितना ज्यादा समझेंगे, उसकी लोकप्रियता केवल बढ़ेगी ही बढ़ेगी, वो कभी समाप्त होने वाला नहीं है। और इसी कविता का जो दूसरा भाग है बगुलों के पंख, उसे हम अपने अगले सेशन में पढ़ेंगे। तो आप सब आज जो हमने पढ़ा उसको घर में एक बार रिवाइज कीजिए, उसको समझिए, आपको भावार्थ समझ में आ गया होगा, उसको अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास कीजिए। तो मिलेंगे नए सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।